आज हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट का नाम है बीए। अब यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज कवर कर रहे हैं वो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। पूरे चैप्टर में हमको बिजनेस से रिलेटेड चीजें देखनी है। बट बिजनेस से पहले हमको कुछ एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिजनेस तो बाद की बात है। सबसे पहले फ्रेंड्स हमको ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटी? हम लोग बेसिकली डे टू डे में जो भी काम करते हैं वो सब क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। मैं सुबह उठ के स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, ऐसी कोई भी चीज मैं अगर परफॉर्म कर रहा हूँ तो वो क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। अब ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जो स्टार्टिंग में हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, वो है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। अब फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है, इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड। यानी ये ऐसी एक्टिविटी है जो अगर मैं कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, तो क्यों परफॉर्म कर रहा हूँ? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और मॉनिटरी बेनिफिट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो मेन इंटेंशन है वो इकोनॉमिक बेनिफिट या मॉनिटरी कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब पैसों के लिए मैंने ये एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। मैं अगर कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व हूँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहीं पे जॉब कर रहा हूँ, अगेन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अल्टीमेटली हमको हमारा पर्पस देखना है एंड आवर पर्पस शुड बी मॉनिटरी कंसिडरेशन और इकोनॉमिक बेनिफिट। इसीलिए हम उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे हमको कुछ एग्जाम्पल भी देके रखे हैं, जैसे कि फार्मर का एग्जाम्पल देके रखा है, वीवर का एग्जाम्पल दिया है, कारपेंटर। ये सभी लोग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं? खुद के लाइवलीहुड के लिए। पैसा कमाना जरूरी है। ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं फार्मर हूँ, ये सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उनके डे टू डे लिविंग के लिए फ्रेंड्स। सो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। अब फ्रेंड्स इकोनॉमिक एक्टिविटी की जब मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों चीजें अगर मैं कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं? अर्न करने के लिए, मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी को ये तीन पार्ट में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हमको एक और चीज के बारे में पता होना चाहिए। हमारे जो नेक्स्ट है एक्टिविटी है वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फ्रेंड्स जब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये ऐसी एक्टिविटी है जो कभी भी मैं मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए नहीं कर रहा। मतलब बेसिकली वेलफेयर के लिए, लव एंड अफेक्शन, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म, सेंटिमेंट्स, अगर इन सब चीजों के लिए मैंने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म किया ना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर पैसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज नाइदर फॉर मॉनिटरी रिटर्न नॉर फॉर इकोनॉमिक गेन। पैसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मेरे फादर ने मेरे लिए कोई गिफ्ट परचेस किया है, वो मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्या यहाँ पे मॉनिटरी कंसिडरेशन था? नहीं था। मैं वर्शिप करने गया, क्या मॉनिटरी कंसिडरेशन था? नहीं। मैं कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ, सोशल फंक्शन, या मैं प्लेग्राउंड में खेलने जा रहा हूँ, तो ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे कहीं भी क्या हमारा मॉनिटरी पर्पज होता है? नहीं। तो लव, अफेक्शन, सिंपैथी, पेट्रियोटिज्म, उन सब की वजह से हम लोग जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पर हमको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल सोशल सर्विस का दिया है। नर्सिंग एक्टिविटी बाय मदर। अगर कोई मदर अपने चाइल्ड के लिए कुछ कर रही है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा? नो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहीं पे भी मॉनिटरी कंसिडरेशन नहीं होता फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हमको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या पता होना चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमको डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिया है। अगर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक का मीनिंग पता है तो ऑब्वियस बात है डिफरेंस बिटवीन हमको आएगा ही आएगा। श्योर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि डिफरेंशिएट बिटवीन हमको ना आए। डिफरेंशिएट बिटवीन में फर्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया है? ऑब्जेक्टिव। बहुत सिंपल है। एक में मॉनेटरी पर्पज होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, तो दूसरे में सोशल सर्विस है या फिर ह्यूमन सर्विस है। जब हम लोग एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? बिजनेस कर रहा हूँ तो प्रॉफिट मिलेगा, जॉब कर रहा हूँ तो मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, और अगर मैं किसी प्रोफेशन में हूँ जैसे डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, तो मुझे फीस मिलनी चाहिए। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? तो सर्विस टू दी कंट्री और सोशल सर्विसेज। यानी यहाँ पे वेलफेयर की बात की है हमारे एक्सपेक्टेशन में। टाइप में मैंने पहले ही बताया
इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऐसा कोई टाइप नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा ऐसा। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल एग्जाम्पल थे, हमने देखा था। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ या फिर मैं फार्मर हूँ, टीचर हूँ, ये सब क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी था। लेकिन अगर मदर अपने चाइल्ड के लिए कुछ कर रही है तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट, रिस्क की बात की है यहाँ पे। इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क और अनसर्टेनिटी होगा, क्यों, कंपटीशन है। लेकिन जब हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं तो कोई भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी भी किसी तरह का रिस्क या किसी तरह की अनसर्टेनिटी प्रिवेल नहीं करेगी फ्रेंड्स। तो यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब फ्रेंड्स हमको इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी टाइप्स पढ़ने हैं कि कौन से तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मैं 2 बार पहले भी बोल चुका हूं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत सिंपल है। बट अब हमको जो समझना है वो है बिजनेस। ये बिजनेस क्या होता है। अब फ्रेंड्स बिजनेस है ना, एक वर्ड से डिराइव हुआ है, वो है बीइंग बिजी। मैं बिजी हूं, उसका मतलब क्या, कि मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं। सो बिजनेस वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, फ्रॉम बीइंग बिजी। अगर हम लोग किसी को कॉल करते हैं, कोई कॉल नहीं उठाता 4 दिन तक, तो भी हम उसको ऐसा बोलते हैं कि यार तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया, बहुत बिजी हो गया। सो हमको क्या याद रखना है कि बिजनेस वर्ड कहां से आया, वर्ड बीइंग बिजी से आया है। अब बिजनेस के अंदर हमको कुछ ऑब्जेक्टिव्स देके रखे हैं, यहां पर हमको दिया है वर्ड बिजी। और बिजनेस जब भी मैं करूंगा तो किसी गुड्स से रिलेटेड होगा, किसी सर्विस से रिलेटेड होगा, और अल्टीमेटली जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो क्या होना चाहिए, कंपल्सरीली प्रॉफिट। कि मैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर वेलफेयर के लिए मैंने कोई एक्टिविटी की है तो मैं उसको बिजनेस नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स देके रखे हैं, मतलब कि फीचर्स, कि बिजनेस के क्या फीचर्स है या फिर उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स। सबसे फर्स्ट हमको देके रखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल है, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, प्रॉफिट कमाने के लिए। मुझे अगर मार्केट में सर्वाइव करना है ना, तो उसके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, एग्जिस्ट करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। दूसरी चीज, अगर मुझे ग्रो करना है, मार्केट में ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, तो प्रॉफिट जरूरी है। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम हमारा बिजनेस कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अल्टीमेटली प्रॉफिट क्या होता है, मैंने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में बनाया, मैं उसको 120 रुपए में बेच रहा हूँ। सो कॉस्ट से हाई में जो मैं सेल कर रहा हूँ, जो प्राइस में चार्ज कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरा प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ओवर एंड अबव कॉस्ट मैंने जो भी चार्ज किया है कस्टमर से, वो क्या है, मेरा प्रॉफिट है फ्रेंड्स। सेकेंड पॉइंट इज फ्रेंड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर मैं किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हूं, चाहे मैं गुड्स में इन्वॉल्व हूं, सर्विस में इन्वॉल्व हूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वॉल्व हूं या ट्रेडिंग सेक्टर में, हमेशा क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए, मैंने तुमको दिए, सामने तुम लोग क्या करोगे, कंसिडरेशन पे करोगे। अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में हूं तो मैं सर्विस एक्सचेंज कर रहा हूं। तो बेसिकली कोई भी बिजनेस हो, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होता है तो वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। चाहे तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर परचेजिंग मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कोई भी चीज हो, एक्सचेंज हमेशा होगा ही होगा। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिस्क एंड अनसर्टनिटी। अब फ्रेंड्स कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है आज के टाइम में जहां पे रिस्क ना हो। बिजनेस है तो रिस्क होगा ही होगा। अगर कोई भी इंसान ऐसा बोलता है कि मेरे बिजनेस में रिस्क नहीं है, तो वो गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हारे बिजनेस में कैसा भी रिस्क हो सकता है। नेचुरल रिस्क भी हो सकता है, मैन मेड रिस्क भी हो सकता है। मैन मेड रिस्क जैसे थेफ्ट है, डेकॉइटी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नेचुरल रिस्क है जैसे कि सुनामी है, फ्लड है, ड्रॉट है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सभी तरह के रिस्क है, अनसर्टेनिटी है। मुझे पता नहीं है कि कब मेरे बिजनेस में क्या हो सकता है, तो रिस्क हमेशा होगा ही हमारे बिजनेस में। जैसे डिमांड कम हो सकती है, लोगों की लाइफस्टाइल कम चेंज हो सकती है, टेस्ट, हैबिट, कंपटीशन। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर बिजनेस में कंपटीशन है। शायद ही ऐसा कोई बिजनेस होगा जिसमें कंपटीशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को हमेशा क्या होता है, रिस्क होता है फ्रेंड्स, अनसर्टेनिटी रहती है हमारे बिजनेस में। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले हमको यूटिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। नॉर्मली हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। कि कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करके मुझे जो भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, यूटिलिटी बोलूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस जब भी हम लोग करेंगे तो 3 तरह की यूटिलिटी क्रिएट होती है फ्रेंड्स। एक है फॉर्म यूटिलिटी, एक है प्लेस यूटिलिटी एंड एक है टाइम यूटिलिटी। 3। जब हम लोग फॉर्म यूटिलिटी की बात करते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म यूटिलिटी मतलब हम लोग प्रोडक्ट का पूरा फॉर्म चेंज कर देंगे, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स।
मैंने अगर किसी वुड को, पीस ऑफ वुड को फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो क्या है? फॉर्म यूटिलिटी। मैंने उसका फॉर्म चेंज किया है। दूसरा फ्रेंड्स, प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? प्लेस यूटिलिटी। जहां पे गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, यानी प्रोड्यूसर के पास, वहां से लेके कहां पे जाना है? कंज्यूमर के पास तक। सो इट इज प्लेस यूटिलिटी। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स टाइम यूटिलिटी। जब एक्चुअल में किसी चीज की डिमांड अराइज होती है, उसी टाइम पे हम लोग प्रोडक्ट को क्या करेंगे? मार्केट में सप्लाई करेंगे। मतलब मैंने गुड्स प्रोड्यूस किए, उसको स्टोर करके रखा है, मार्केट में जैसे जैसे डिमांड अराइज होगी ना, वैसे वैसे मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में क्या करूंगा? सप्लाई करूंगा फ्रेंड्स। सो बेसिकली तीन हमने यूटिलिटी देखी। फर्स्ट हमने देखा फॉर्म यूटिलिटी, फिर हमने देखा प्लेस यूटिलिटी, एंड लास्ट हमने क्या देखा? टाइम यूटिलिटी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज कंटिन्यूएंस ऑफ एक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ए सिंगल आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड बिजनेस। रिपीट कर रहा हूं, a single isolated transaction cannot be called business। मैंने अगर कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किया है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन, मेरा कोई बिजनेस था, मेरे पास टाइपराइटर था, पुराना हो गया, मैंने बेच दिया 2000 रुपये में। अब 2000 रुपये मुझे मिले, नो डाउट मुझे पैसा मिला, बट क्या ये बिजनेस है? नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ एक टाइपराइटर था पुराना, वो बेचा है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पे टाइपराइटर को परचेज सेल करता हूँ ना, तो उसको बिजनेस बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस बेसिस पे। एक सिंगल ट्रांजेक्शन है अगर, तो सिंगल ट्रांजेक्शन को हम लोग कभी भी बिजनेस नहीं बोल सकते फ्रेंड्स। हमेशा क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन होने चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। अब फ्रेंड्स रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे बिजनेस में? तो है पैसा। मनी के बिना कोई भी बिजनेस करना पॉसिबल ही नहीं है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो भी मुझे पैसा चाहिए रॉ मटेरियल लेके आने के लिए। मैं ट्रेडर हूँ तो भी मुझे पैसा चाहिए कहीं से गुड्स परचेज करने के लिए। लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहा हूँ तो भी मनी चाहिए, स्मॉल स्केल पे बिजनेस करूंगा तो भी मुझे पैसा चाहिए। सो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें पैसों की जरूरत नहीं है। एज सच मनी हमको चाहिए ही चाहिए फ्रेंड्स। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों कर रहा हूं मैं? मॉनिटरी कंसिडरेशन के लिए, मतलब पैसों के लिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, अब हम लोगों को नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो है फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप लोग बिजनेस कर रहे हो, तो आपके क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, और बहुत सारे एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। कभी भी एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मेरे बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है प्रॉफिट। चाहिए ही चाहिए। प्रॉफिट के बिना मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? मार्केट में अगर मुझे सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट नहीं होगा तो एग्जिस्टेंसी मेरा पॉसिबल नहीं है कभी भी। दूसरी चीज, अगर मुझे ग्रो करना है, तो ग्रो करने के लिए भी प्रॉफिट चाहिए। और कितना प्रॉफिट चाहिए? तो फेयर प्रॉफिट। अगर फेयर प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं कभी भी मार्केट में अपना बिजनेस बहुत लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स। सो कोई भी बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है अर्निंग ऑफ प्रॉफिट। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो वो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। और फ्रेंड्स शॉर्ट टर्म के लिए तो शायद मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मुझे मेरा बिजनेस चलाना है, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? वो है वेल्थ फ्रेंड्स। पैसा होना जरूरी है, अंदर से इंटरनली स्ट्रांग होना पड़ेगा बिजनेस को, उसके पास वेल्थ होनी चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज हो जाती है, जैसे कि डिप्रेशन आ गया, मार्केट में एकदम मंदी आ गई, अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो शायद थोड़े टाइम तक सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे बिजनेस के पास वेल्थ है, तो मैं डेफिनेटली सर्वाइव कर सकता हूँ। सो अगर डिप्रेशन के जैसे कोई भी सर्कमस्टेंसेज आते हैं, तो अगर मेरे पास वेल्थ है तो मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। बिना वेल्थ के लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स, अदर ऑब्जेक्टिव, अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब और कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फ्रेंड्स? तो जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर बिजनेस का ग्रोथ करना है तो ये भी मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बिजनेस को एक्सपांशन करना है मेरे को। बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं चाहता हूं कि मैं सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करूं, क्योंकि वेस्टेज जितना कम होगा ना फ्रेंड्स, उतना ही मेरा प्रॉफिट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। सो रिसोर्सेज को ठीक से यूटिलाइज करेंगे और नई टेक्नोलॉजीज को हम लोग यूज करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स। सो हमने ये तीन जो अभी ऑब्जेक्टिव्स देखे, ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, पैसों से रिलेटेड, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स।
अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता सिर्फ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो क्या सिर्फ मैं पैसों के बारे में सोचता हूँ? नहीं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अलावा भी मैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर करता हूँ। सोसाइटी के लिए भी कुछ सोच सकते हैं हम लोग। सो कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे बिजनेस के? फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर सोसाइटी में रह के सोसाइटी के इनपुट्स को यूज कर रहा हूँ, सोसाइटी से इनपुट ले रहा हूँ, तो मेरी ड्यूटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के लिए भी क्या करूंगा, कुछ अच्छा करूंगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज, बिजनेस को किस चीज का ध्यान रखना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर अवेयरनेस है, स्टेट रेस्ट्रिक्शन मतलब गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, ये सब बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। तो हमेशा मेरी ड्यूटी है कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करूँ। इवन गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे लॉ बनाए हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप लोग देखो तो एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एक्ट, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए भी एक्ट बनाया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट बनाया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर के लिए हमारे यहाँ पे बीए सब्जेक्ट में लास्ट चैप्टर ही हमारा कौन सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। हमको इस तरीके से गुड सेल करना है कि हम कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट ना करें। सो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करूं, ना ही मैं कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करूंगा, ना ही गवर्नमेंट के साथ कोई तरह की चीटिंग करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी प्रॉपर तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। मैं जितना ज़्यादा मेरे बिजनेस को एक्सपांड करता हूँ या हमारी कंट्री में जितने ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट होते हैं, अच्छी बात है, उतनी ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैंने अगर कोई स्मॉल स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने मेरे अंडर में 10 लोगों को जॉब दी, मैंने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की लोगों को। उसी तरीके से मेरे जैसे 50 लोग हैं मार्केट में, सभी लोग 10-10 लोगों को जॉब देंगे तो 500 लोगों को जॉब मिलेगी मार्केट में। तो कोई भी बिजनेस का दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, सोशल ऑब्जेक्टिव, वो क्या हो सकता है फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे खादी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, अच्छी बात है। और खास करके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ना, उससे अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स कौन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बिजनेस की वजह से जितना बिजनेस बढ़ते जाएगा, उतना हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या होते जाएगी, बढ़ते जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन मुझे गुड्स की और सर्विसेज की क्वालिटी पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मैं अगर आप लोगों को कोई गुड सेल कर रहा हूँ, मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करूँ, उसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। मैं अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करूँ, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी ना हो। और फ्रेंड्स एग्जाम में लिखते टाइम है ना, ध्यान रखना है कि गुड्स में हमेशा डिफेक्टिव वर्ड यूज होता है, सर्विस के अंदर हमेशा डेफिशिएंसी वर्ड यूज होती है। अगर सपोज मैं अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि करंट सर डिफेक्टिव है। डिफेक्ट किसके अंदर होता है, गुड्स के अंदर होता है, और डेफिशिएंसी किसके अंदर होती है, सर्विस के अंदर। सो आंसर्स लिखते टाइम वर्डिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग प्रॉपर तरीके के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ना वो डिफेक्टिव होने चाहिए, ना उसमें कोई डेफिशिएंसी होनी चाहिए। हम लोग एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मैं अगर आपको कोई गुड सेल कर रहा हूँ तो शायद मैं होम डिलीवरी सर्विस, फ्री इंस्टॉलेशन, ये सब सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब फ्रेंड्स फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, बिजनेस करते टाइम हमको हमेशा फेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। कुछ बिजनेसेस है ना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं जो गलत है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं, फर्स्ट है ब्लैक मार्केटिंग, जिसको हम लोग कालाबाजारी भी बोल सकते हैं, गलत है, नहीं करना चाहिए ब्लैक मार्केटिंग। एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स, एक्यूमुलेशन ऑफ गुड्स सुना है कभी, जिसको आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बोलते हैं या होर्डिंग बोलते हैं। होर्डिंग मतलब क्या, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी क्रिएट कर रहा हूँ, गुड्स में मेरे पास गोडाउन में रखते जा रहा हूँ, मार्केट में क्या बोल रहा हूँ कि गुड्स है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं, शॉर्टेज है। मुझे पता है कि शॉर्टेज होगी ना तो मार्केट में गुड्स का प्राइस क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा फ्रेंड्स। सो एक्यूमुलेशन करना गलत है, होर्डिंग नहीं करना चाहिए हमको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम लोग मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो कुछ एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोग देखोगे तो उसमें ऐसा आता है, मोबाइल के अंदर आप लोग ड्रिलिंग मशीन चला दोगे फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट बिजनेस फॉलो कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लास्ट इज अदर ऑब्जेक्टिव्स। अब फ्रेंड्स और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हमारे, जैसे मार्केट में मुझे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, रिसर्च वर्क में मुझे जाना है आगे, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयज़ को अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स दूंगा, वेलफेयर स्कीम्स दूंगा। तो ये सब मेरे सोशल ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमने अभी तक जो देखा है वो सोशल ऑब्जेक्टिव।
सो हमने दो चीजें क्लियर की है फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने एंड दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, पहले तो यहां तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा, ऑब्वियस बात है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है हमारा, रिस्क। अब फ्रेंड्स जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं बिजनेस, तो हम लोग बिजनेस रिस्क देखेंगे। मतलब अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बोला फीचर्स में हमने लिखा था रिस्क एंड अनसर्टनिटी। किसी का भी बिजनेस है रिस्क होगा ही, चाहे वो नेचुरल रिस्क हो सकता है या फिर मैन मेड रिस्क हो सकता है, दोनों में से कोई भी चीज पॉसिबल है। सो बिजनेस रिस्क को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट है नेचुरल रिस्क, सेकंड है मैन मेड रिस्क। जो चीज नेचर की वजह से है, जैसे कि अगर मैं बोलूं फ्लड है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, ये सब नेचुरल कैलेमिटी है, नेचर की वजह से। मैन मेड रिस्क हमारी वजह से, थेफ्ट है, डेकॉइटी है, ये सब क्या है, मैन मेड रिस्क है। सो किसी भी बिजनेस में दो तरह के रिस्क हो सकते हैं, नेचुरल रिस्क भी हो सकते हैं और मैन मेड रिस्क। स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज, मेरे वहां पे एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो, क्या करेंगे, ये मैन मेड रिस्क है। सो हर बिजनेस में कहीं ना कहीं हमेशा रिस्क एग्जिस्ट करता है फ्रेंड्स। जब हम लोग कॉजेस की बात करते हैं, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, तो कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है हमको। फर्स्ट इज फ्रेंड्स चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी, अब कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिसमें बहुत शॉर्ट टाइम पे ना टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं। जैसे मोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ मैं, तो हर थोड़े टाइम में मोबाइल के अंदर कोई नया फीचर आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। पहले नॉर्मल फोन आते थे, फिर टच स्क्रीन फोन पे शिफ्ट हुए, फिर एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुए। अब तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हर थोड़े टाइम में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हर थोड़े टाइम में चेंज आ रहा है। सो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसको टेक्नोलॉजी की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है। और अगर मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करूंगा ना, तो मेरे गुड्स की क्वालिटी भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। हम लोग अच्छी क्वालिटी के गुड्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि सब्स्टिट्यूट, हमने पहले पढ़ा है सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक की जगह दूसरा गुड यूज कर सकते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे दिमाग में क्या आता है, टी एंड कॉफी। टी की जगह कॉफी यूज कर सकता हूं मैं, तो यहाँ पे थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी एक डर है, रिस्क है। पहले नॉर्मली फाउंटेन पेन ये सब होती थी, इंक पेन चलती थी, अब नॉर्मल बॉल पेन चलती है। तो हर थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट आ सकता है और सब्स्टिट्यूट की वजह से मेरे बिजनेस को रिस्क फेस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो ये हमारा सेकंड रिस्क है। थर्ड इज कंपटीशन, आज के टाइम में सबसे मेन चीज है, बहुत ज्यादा कंपटीशन। हर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और जितना ज्यादा कंपटीशन होगा ना, उतना मार्केट में सर्वाइव करना हमारे लिए क्या होगा, टफ होगा फ्रेंड्स। सो कंपटीशन में रिस्क सबसे ज्यादा होगा, जो डायरेक्टली क्या करेगा, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो मुझे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, ताकि मैं कंपटीशन में टिक सकूं, सर्वाइव कर सकूं। बहुत सारी कंपनीज, मोबाइल की कंपनीज अगर देखो ना, तो एडवर्टाइजमेंट पे एडवर्टाइजमेंट। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर सर्वाइव करना है तो हमको इस रिस्क को भी बेयर करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट और वो सब चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स लेजिस्लेशन, लॉ की बात की है। हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई गवर्नमेंट का नया रूल आ जाता है और गवर्नमेंट का नया रूल आता है और शायद मेरे लिए वो रिस्क बन जाता है। ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी भी हो, बट रिस्क के भी चांसेस है, अनसर्टेनिटी के भी चांसेस है। मुझे मेरे बिजनेस में अचानक से चेंजेस करने पड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया है पॉल्यूशन, कस्टमर्स, वर्कर्स, इंडस्ट्री, हर चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। उन सभी चीजों का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। उन सभी लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, वरना वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड। अब फ्रेंड्स अनसर्टेनिटी, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों की डिमांड अचानक से चेंज हो जाती है। बीच में एक ट्रेंड चला था, राउडी जीन्स, अगर देखो तो बहुत सारे लोग जैसे पिंक कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ऐसी उल्टे सीधे कलर की जीन्स पहन के निकलते थे। अचानक से उसका फैशन बंद हो गया। फिर नेक्स्ट फैशन आया बलून फिट पैंट्स, वो भी चेंज हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हैं, अचानक से वहां पे क्या हो सकता है, फैशन आउट हो सकता है, डिमांड चेंज हो सकती है। बहुत बड़ा रिस्क है हमारे बिजनेस के लिए। जो स्टॉक पड़ा था वो अब ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा, शायद वो कोई काम नहीं आएगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट फ्रेंड्स फिजिकल रिस्क। फिजिकल रिस्क फ्रेंड्स, डैमेज हो सकता है गुड्स को। मैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ तो शायद डैमेज हो सकता है, स्पेशली ग्लास से बनी हुई जो चीज़ें हैं, जो बहुत ही डेलिकेट चीज़ हैं, तो वहाँ पे फिजिकल रिस्क भी हमको होगा फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग तरह के कॉजेज हैं, अलग अलग तरह के रिस्क है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं फ्रेंड्स।
अब बिजनेस तक का टॉपिक हमने क्लियर किया, यहाँ तक तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा हमने जो भी अभी तक पढ़ा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके रिस्क, सब कुछ। अब नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो प्रोफेशन की बात की है। सबसे पहले तो प्रोफेशन क्या होता है फ्रेंड्स? नॉर्मली मैं सीए, सीएस, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स है। प्रोफेशन एक पर्टिकुलर। और जब भी हमको किसी प्रोफेशन में एंटर करना है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, अगर मेरे पास स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, तो मैं प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकता। अगर फ्रेंड सीए, सीएस करना है, डॉक्टर या लॉयर बनना है, तो पहले नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, वो भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज के बिना अगर कल से मैं सोचूं कि चलो कल से मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। कल से मैं सीए या सीएस हूँ, पॉसिबल नहीं। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ पे प्रोफेशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्किल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन के बिना प्रोफेशन में एंटर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल्स क्या चार्ज करते हैं फ्रेंड्स? तो फीस। बिजनेस में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट। एम्प्लॉयमेंट में कहीं जॉब करता हूँ ना, तो क्या मिलेगा मुझे? सैलरी। वही अगर मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डॉक्टर का खुद का क्लिनिक है, लॉयर खुद प्रैक्टिस कर रहा है, सीए सीएस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो लोग क्या चार्ज करेंगे फ्रेंड्स? फीस। उनको हम ऐसा तो बोल नहीं सकते ना कि ये लो डॉक्टर साहब आपका प्रॉफिट या आपकी सैलरी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो क्या होगा? फीस। नेक्स्ट, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रेंडर दी सर्विस। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोग कभी पैसों के लिए काम ही नहीं करते। सीए सीएस आपको लगता है प्रॉफिट होता होगा? इम्पॉसिबल। डॉक्टर्स, इम्पॉसिबल। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। मैं मेरी बात करूं, मैं सीएस हूं, मेरा भी मंथली कितना होता है फीस? 100 रुपीज से ज्यादा मुझे नहीं मिलता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज, इट इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। प्रोफेशन क्या है? इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। मैं अगर किसी प्रोफेशन में जाता हूँ, तो वो इंडिपेंडेंटली मैं काम कर सकता हूँ। एज ए डॉक्टर, मैं लॉयर हूँ, तो मैं लॉयर की तरह इंडिपेंडेंटली खुद की प्रैक्टिस कर सकता हूँ। सीए सीएस कोई भी चीज़ पॉसिबल है। हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग कौन है? प्रोफेशनल्स हैं। सो प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अ प्रोफेशनल एक्टिविटी हैज नो रिलेशन विद प्रोडक्शन बट इट सेटिस्फाई पर्सनल एंड बिजनेस नीड। हमारा प्रोडक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो भी प्रोफेशनल है वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। गुड से भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट प्रोफेशनल की सर्विस से भी आपको क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, सिक्स्थ, इट इज ओबे, इट इज एसेंशियल टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट। अब क्या है कोड ऑफ कंडक्ट? मतलब कोई भी प्रोफेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है फ्रेंड्स, वो कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब हमारे एसोसिएशन ने या हमारे काउंसिल ने, इंस्टीट्यूट ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम किए हैं फ्रेंड्स, वो भी हम लोग क्या करेंगे? कंपल्सरीली फॉलो करेंगे। अगर हम लोग वो फॉलो नहीं करते तो वो गलत है। हर प्रोफेशनल अपना कोड ऑफ कंडक्ट क्या करेगा? फॉलो करेगा फ्रेंड्स। एंड लास्ट, मॉनिटरी रिटर्न्स रिमेन्स अनसर्टन। मैं प्रोफेशन में हूं, मैं खुद की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मेरा खुद का क्लिनिक है अगर, तो क्या मेरा मॉनिटरी रिटर्न फिक्स होगा? नहीं। अगर मैं जॉब में जाता हूं ना, तो शायद मेरी सैलरी फिक्स होगी, लेकिन बिजनेस में या फिर प्रोफेशन में कभी भी हमारा मॉनिटरी रिटर्न फिक्स नहीं हो सकता फ्रेंड्स। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो चीज। अब फ्रेंड्स हमने दो टॉपिक पढ़े इकोनॉमिक एक्टिविटी के, तीन में से दो टॉपिक हो गए, वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है एम्प्लॉयमेंट में। नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब नॉर्मली मैं जॉब कर रहा हूँ कहीं पे, एम्प्लॉयर मतलब मेरा बॉस, एम्प्लॉई मतलब मैं काम कर रहा हूँ वो। सो एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करूंगा उनको, और उसके बदले में इन रिटर्न वो मुझे क्या पे करेंगे फ्रेंड्स? सैलरी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड क्या होगा फ्रेंड्स? सैलरी वर्ड यूज होगा। और एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल 2 साल या ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फिक्स्ड सैलरी इज पेड। सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी चीज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर मुझे क्या मिलेगा? फिक्स्ड सैलरी। चाहे मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूँ या फिर मैं मेंटल वर्क कर रहा हूँ, दोनों केस में मुझे क्या मिल जाएगा? एक फिक्स्ड सैलरी, एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाएगा मुझे। नेक्स्ट, सर्टन अदर बेनिफिट्स आर अवेलेबल लाइक मेडिकल अलाउंस एंड पेंशन। कुछ कंपनीज और भी बेनिफिट्स देती है हमको, मेडिकल अलाउंस देती है, पेंशन देती है, सो ये अच्छी चीज है। ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकता है। नेक्स्ट, एस इट हैज टू वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। मैं अगर कहीं पे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था एम्प्लॉई का और एम्प्लॉयर का,
तो हम दोनों क्या करेंगे, उसके हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो फॉलो किए जाएंगे। मैंने जो भी चीज़ें बोली थी स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, डिलीजेंटली परफॉर्म करूँगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन, वर्किंग आवर्स, रिटायरमेंट, ये सब कुछ क्या होता है, पहले से प्री डिटरमाइंड होता है। मैं अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो पहले से क्वालिफिकेशन प्री डिटरमाइंड है कि ये क्वालिफिकेशन मिनिमम चाहिए, वर्किंग आवर्स आपके मिनिमम 8 आवर्स होने चाहिए। तो ये सब पहले से प्री डिटरमाइंड होता है, बाद में डिसाइड नहीं होता कभी भी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट इज ए डिपेंडेंट एक्टिविटी, ये डिपेंडेंट है, प्रोफेशन इंडिपेंडेंट था, एम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है। मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ, मेरे बॉस के ऊपर, मतलब मेरे एम्प्लॉयर के ऊपर। वो जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देंगे उस हिसाब से ही मैं क्या करूंगा, वर्क परफॉर्म करूंगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स, दोनों ही जन रूल्स फॉलो करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मेरी जॉब 1 साल तक रहेगी तो एम्प्लॉयर फॉलो करेगा, वो 1 साल से पहले मुझे नहीं निकालेगा। मैंने अगर बोला है कि मैं इतना कमिटमेंट देता हूँ, इतने वर्किंग आवर्स होंगे, ये सब कुछ है, तो मैं भी उसी तरीके से लॉयल्टी के साथ काम करूंगा। सो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही जन रूल्स को क्या करेंगे, कंपल्सरीली फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज फ्रेंड्स, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सबसे अच्छी चीज है। बिजनेस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हम लोगों को नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को बेसिकली डिफरेंस बिटवीन किया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का, जो अभी तक हमने पढ़ा था। मीनिंग अगर क्लियर है तो अगेन डिफरेंस बिटवीन हमको आता ही आता है, मुझसे ज़्यादा अब तक तो आपको आ गया होगा। सबसे पहले नेचर ऑफ वर्क की बात करें। बिजनेस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग किस में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। सामने मुझे एक्सचेंज में क्या मिलेगा, मनी। जब प्रोफेशन की बात करता हूं तो उसके अंदर मैं क्या करता हूं, सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं और सामने रिटर्न में क्या मिलेगा मुझे, फीस। एम्प्लॉयमेंट बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हमको काम करना है, वर्क एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन। अब फ्रेंड्स बिजनेस के अंदर कोई क्वालिफिकेशन चाहिए नहीं। अगर मैं 10th फेल हूं तो भी मैं क्या कर सकता हूं, बिजनेस कर सकता हूं, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है फ्रेंड्स। जबकि प्रोफेशन की बात करें तो उसमें तो कंपल्सरीली हमको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के बिना, क्वालिफिकेशन के बिना प्रोफेशन में एंटर करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द जॉब, मेरी कैसी जॉब है, कौन से सेक्टर में काम कर रहा हूं, उस पर डिपेंड करता है कि मुझे किस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स रिवॉर्ड, बहुत सिंपल है, बार बार हमने देखा। बिजनेस के अंदर मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रोफेशन में मुझे क्या मिलेगा, फीस। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलेगा, सैलरी और वेजेस। सो ये हमारा हो गया रिवॉर्ड। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स कैपिटल, अभी अभी हमने देखा था बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिएगा एज पर द नेचर ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन में चाहिए कैपिटल बट थोड़ा सा कम चाहिए, लिमिटेड कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में हमने लास्ट पॉइंट देखा था कि हमको कैपिटल की जरूरत ही नहीं है, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट फ्रेंड्स रिस्क, रिस्क की बात करते हैं तो बिजनेस में रिस्क और अनसर्टनिटी सबसे ज्यादा है। प्रोफेशन में रिस्क थोड़ा सा कम है, रिस्क कितना कम है, फीस नहीं मिलेगी बस वही, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। बिजनेस में तो स्टॉक होता है, अगर स्टॉक पड़ा रह गया तो बहुत रिस्क फेस कर सकता हूं मैं। जबकि यहाँ पे सबसे कम रिस्क होगा किसमें, एम्प्लॉयमेंट में। मैक्सिमम रिस्क क्या हो सकता है कि शायद मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, उसके अलावा और कोई रिस्क नहीं होगा फ्रेंड्स। कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए बस वो। प्रोफेशन के केस में कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारे एसोसिएशन ने जो बनाया है। अगर मैं सीए हूं तो मुझे आईसीएआई के रूल्स फॉलो करने हैं, सीएस हूं तो आईसीएसआई के रूल्स फॉलो करने हैं, डॉक्टर हूं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करूंगा, लॉयर हूं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स फॉलो करूंगा। सो हमारा जो भी एसोसिएशन है उसके रूल्स हम लोग क्या करते हैं, कंपल्सरीली फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। एंड लास्ट इज रूल्स स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट में बहुत सिंपल है, एग्रीमेंट में जो लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स है वो ही फॉलो करने हैं मुझे। लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ये क्या होता है, बिजनेस के अंदर मुझे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस आपको सेल करना है, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कर सकता हूं। प्रोफेशन में चलो आज से मेरी जगह ये डिग्री आपकी, आज से मेरी जगह इस प्रोफेशन में आप एंटर करना, क्या पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, कभी भी वो चीज पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में कल से मेरी जगह जॉब पे आप लोग चले जाना, मैं ऐसा बोलता हूं मेरी जगह आप जॉब पे गए, क्या पॉसिबल है, नहीं। सो एम्प्लॉयमेंट में और प्रोफेशन में कभी भी ओनरशिप को ट्रांसफर करना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। अब तक सबको क्लियर हो गया होगा कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस आता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब देखो मैं ना थोड़ा सा डिटेल में लेके आता हूँ स्टार्टिंग से।
पहले हमने देखा था ह्यूमन एक्टिविटी, दो पार्ट में डिवाइडेड था, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। फिर हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस के भी पार्ट्स आ गए हैं, बिजनेस के भी दो पार्ट दिए हमको यहाँ पे, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सॉरी तीन पार्ट, तीन अलग अलग पार्ट है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको देखना है ट्रेड। ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, हम लोग कोई भी चीज एक जगह से परचेस करते हैं दूसरी जगह पे सेल करते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी, उसको मैंने ट्रेड बोला है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है वो है ट्रेड। ट्रेड क्या है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्यों करता हूँ, पैसों के लिए। और ऑब्वियस बात है ट्रेड किसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है, और अगर बिजनेस का पार्ट है तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही होगा। नेक्स्ट, ट्रेड के अंदर दो पार्टी होती है, वाह कितना टफ था, देखो परचेजर और सेलर, बायर एंड सेलर, दो पार्टीज होती है, बहुत टफ था, हमको अभी तक पता ही नहीं था ये बात। नेक्स्ट, एक्सचेंज इज एसेंशियल, ट्रेड के अंदर एक्सचेंज करना जरूरी है। मैं गुड्स दूंगा, आप लोग सामने कंसिडरेशन में मुझे कुछ दोगे, तो एक्सचेंज तो होगा ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैंने अगर आपको गुड्स सेल की है तो गुड्स की ओनरशिप मैंने क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, ओनरशिप चेंज हो गई है। नेक्स्ट, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज, मैंने अगर आपको गुड्स दिए हैं तो आप लोग मुझे पैसे दे सकते हो, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी पॉसिबल है, या सामने आप मुझे कोई गुड्स दे सकते हो, जैसे बार्टर सिस्टम में होता था, गुड्स के सामने गुड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, बिजनेस हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, पहले भी हमने देखा था, एन आइसोलेटेड ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड ए बिजनेस। सो अगर ट्रेड कर रहा हूं तो वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ मनी, गुड्स परचेस करने जाते हो क्या पूछते हो कि इसका प्राइस क्या है, कोई सर्विस अवेल करने जाते हो तो क्या पूछते हो कि क्या चार्ज रहेगा, तो हमेशा उसको हम कौन से टर्म्स में डिटरमाइन करते हैं, मनी टर्म्स में। एंड लास्ट, ट्रेड इज अ लीगल एक्टिविटी, ट्रेड करना है अच्छी बात है, लेकिन लीगल चीज का होना चाहिए, लीगल एक्टिविटी होनी चाहिए, इलीगल चीज का कभी भी हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स देखो, इसके भी अंदर आ गया कुछ, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बुक के अंदर इस तरीके से दिया है कि एक के अंदर एक चीजें इंक्लूड की हुई है। अब ट्रेड को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। फ्रेंड्स दो अलग अलग चीजें देके रखी है हमको। जब मैं इंटरनल ट्रेड की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो इंटरनल ट्रेड को मैं डोमेस्टिक ट्रेड भी बोल सकता हूं, ऐसा ट्रेड जो हमारी कंट्री के अंदर अंदर हुआ है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर। मैं यहां से गुजरात से महाराष्ट्र में डील कर रहा हूं, ये क्या है, इंटरनल ट्रेड है फ्रेंड्स, डोमेस्टिक ट्रेड है ये। इंटरनल ट्रेड को भी मैं फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, दैट इज होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड, होलसेलर कौन होता है, जो प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है और रिटेलर को सेल करता है। और होलसेलर बेसिकली लिंक माना जाता है, लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। रिटेलर कौन है फ्रेंड्स, रिटेलर कौन होता है, रिटेलर होलसेलर से परचेस करेगा और कंज्यूमर को सेल करेगा फ्रेंड्स। रिटेलर इज अ लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर फ्रेंड्स। सो सबसे पहले हमने देखा इंटरनल ट्रेड। सेकंड हमारा क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, हमारी कंट्री और किसी और कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बोल सकते हैं, या एक्सटर्नल ट्रेड भी बोल सकते हैं कि हम लोगों ने किसी और कंट्री के साथ क्या किया है, ट्रेड किया है। अब फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड भी तीन है, फर्स्ट इज इंपोर्ट, सेकंड इज एक्सपोर्ट एंड थर्ड इज री एक्सपोर्ट। अब फ्रेंड्स इंपोर्ट हमको पता है, किसी और कंट्री से मैंने गुड्स मंगवाए, इंपोर्ट, किसी और कंट्री में गुड्स भेजे, एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। री एक्सपोर्ट, मैं एक कंट्री से गुड्स मंगवा रहा हूं और उसी गुड्स को मैं स्ट्रेट अवे किसी और कंट्री में एक्सपोर्ट कर दे रहा हूं। मैंने सपोज करो अमेरिका से कुछ मंगवाया और श्रीलंका में सीधा सीधा उसको एक्सपोर्ट कर दिया, दैट इज री एक्सपोर्ट। सो इंटरनेशनल ट्रेड भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड री एक्सपोर्ट। सो ये हमारा जो टॉपिक है ये ट्रेड का टॉपिक है, बिजनेस का फर्स्ट पार्ट था। अब बिजनेस का जो सेकंड पार्ट है वो है कॉमर्स। अब कॉमर्स क्या होता है फ्रेंड्स, कॉमर्स मतलब ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड को कैरी करने में स्मूथली हमको हेल्प करेगा। यानी मुझे अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो कॉमर्स उसमें क्या करेगा, मुझे हेल्प करेगा, इसीलिए ऑक्सिलरी सर्विस बोला गया इसको। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, सपोर्टिव सर्विसेज, कि ये हमको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है बिजनेस करने में या ट्रेड करने में। बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी सर्विसेज है। इन सबको किस में इंक्लूड किया है मैंने, कॉमर्स में इंक्लूड किया है फ्रेंड्स। सो अगेन ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, बहुत सिंपल है, बेसिक है। कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑब्वियस बात है, कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, अगेन पैसों के लिए किया है मैंने इसको। ऑक्सिलरी सर्विसेज हेल्पफुल टू ट्रेड,
ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होता है? ट्रेड को हेल्प करता है कि अगर मुझे ट्रेडिंग एक्टिविटी करनी है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, इसकी मदद से मैं बहुत आराम से क्या कर सकता हूँ? ट्रेडिंग एक्टिविटी को कैरी आउट कर सकता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मतलब जिस टाइम पे गुड्स चाहिए उस टाइम पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लेस यूटिलिटी, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो प्लेस एंड टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है इसकी वजह से। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी सर्विस आर डिमांड ओरिएंटेड येट कंटिन्यूअस, मतलब ये सर्विसेज भी कंटिन्यूअस है। नो डाउट जब डिमांड अराइज होगी तभी मैं वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा, बट नॉर्मली ये कंटिन्यूअस बेसिस पे ये सर्विसेज हम लोग क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इफ ऑक्सिलरी सर्विसेज आर अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, अगर सर्विसेज मुझे रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी ना तो मैं गुड्स कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। सर्विस ही कॉस्टली होगी, अगर बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस ही कॉस्टली होगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। सो सर्विसेज का रीजनेबल होना, सर्विसेज के प्राइस का रीजनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारे लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंड्स इंडस्ट्री। अभी तक हमने दो चीजें देखी बिजनेस में, एक हमने देखा ट्रेड और एक हमने देखा कॉमर्स। अब थर्ड जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्री फ्रेंड्स। इंडस्ट्री में बेसिकली क्या होता है? हम लोग रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? फिनिश्ड गुड्स के अंदर। रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यहाँ पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे। सो इंडस्ट्री को हम लोग यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं हम लोग फ्रेंड्स। जब हम लोग प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो नेचर से रिलेटेड है, बेसिकली सी, लैंड, एयर, जो किसके ऊपर रिलाय कर रहा है? नेचर के ऊपर रिलाय कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री फ्रेंड्स। एग्जाम्पल्स भी हमको देके रखे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, ये सब कुछ क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री, रिलाइड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड करता है कंप्लीटली। सेकेंड इज फ्रेंड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होने वाली है, यहाँ पे हमको मशीन्स यूज करनी है, टेक्नोलॉजी यूज करनी है, मतलब हमने कोई ना कोई प्रोसेसिंग करके क्या किया है? यहाँ पे इन सब चीजों को प्रोड्यूस किया है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हमको स्टील इंडस्ट्री, ये सेकेंडरी का पार्ट है। केमिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, टेक्निक्स, मशीनरी कंपल्सरी है, इसके बिना सेकेंडरी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। लास्ट टर्शरी, जिसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, अलग अलग सर्विसेज की बात की है। और टर्शरी इंडस्ट्री की जब मैं बात करता हूँ, सर्विसेज की बात करता हूँ, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सर्विसेज को हेल्प करता है। प्राइमरी इंडस्ट्री को और सेकेंडरी इंडस्ट्री को हेल्प करेगा। अगर सर्विस इंडस्ट्री नहीं है तो प्राइमरी इंडस्ट्री या सेकेंडरी इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है, स्मूथली कैरी आउट शायद तक मैं नहीं कर पाऊंगा फ्रेंड्स। सो हमने यहां तक जितना भी कंप्लीट किया है, ये बेसिकली क्या है? इंडस्ट्री अलग अलग तरह की, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मतलब सर्विस। सो यहां तक सभी को क्लियर होना चाहिए। एक लास्ट कंक्लूजन, हमने अभी तक जो भी पढ़ा था, सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। और इंडस्ट्री को फाइनली तीन पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो फ्रेंड्स, यहां तक ये फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, ये कंप्लीट होता है। एंड आई होप एंड डेफिनेटली आपको समझ में आया ही होगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।